आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.8। एक्सरसाइज पर चलने से पहले एक बार आपको जल्दी से फिर से रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बता देते हैं। तो एक छोटा सा रिवीजन और इसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। आप याद करें, रोलेस थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा है जो क्लोज इंटरवल a टू b से r में है और f इज कॉन्टिन्यूअस, सेकेंड f इज डिफरेंशिएबल, थर्ड f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। अगर ये तीनों कंडीशन वो फलन फॉलो करता है देन देयर मस्ट बी सम c, f is continuous in closed interval a comma b, differentiable in open interval a comma b, then there must be some c belongs to open interval a comma b such that f dash c will be equal to 0। ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि अगर कोई फलन है जिसका डोमेन क्लोज्ड इंटरवल a टू b है और उसका जो रेंज है वो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, उस सिचुएशन पर अगर फलन f क्लोज्ड इंटरवल a से b में संतत है, ओपन इंटरवल a से b में अवकलनीय है और f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ b के बराबर है, तो ओपन इंटरवल a कॉमा b में ऐसे कुछ बिंदु जरूर होंगे जिनके लिए f डैश c का मान शून्य आएगा। f डैश c का मान शून्य आने का मतलब है कि उस वक्र के बिंदु c पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर आ जाएगी। ये रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट था। इसके बाद आपने एक पढ़ी मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में भी लगभग करीब करीब कुछ ऐसा ही था, थोड़ा बहुत डिफरेंस कि अगर हमारे पास एक फलन है क्लोज्ड इंटरवल a टू b से r में और f इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, f is differentiable in open interval a comma b and f of a is not equal to f of b, then there must be some c belongs to open interval a comma b such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। सॉरी, ये मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट था कि अगर कोई फलन क्लोज इंटरवल a टू b से r में है जो कि क्लोज इंटरवल a टू b में संतत है, ओपन इंटरवल a कोमा b में अवकलनीय है और f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ b के बराबर नहीं है, तो उस सिचुएशन पर ओपन इंटरवल a कोमा b मतलब a और b के बीच में कुछ ऐसे सम c, देखो मैं लिख रहा हूँ, कुछ ऐसे बिंदु जरूर होंगे जिनके लिए f डैश c की वैल्यू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के बराबर होगा। मतलब कि उस वक्र पर कुछ बिंदु ऐसे जरूर होंगे जिन बिंदुओं पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उनकी प्रवणता ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर आएगी। अर्थात तो वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा
ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर आएगी ही, कोई ना कोई पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ये मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, फलन दिया है, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल -4, 2। ये फलन है और जो x है वो क्लोज्ड इंटरवल -4 से 2 को बिलोंग करता है। क्लोज्ड इंटरवल -4 से 2 को बिलोंग करता है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स -4 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2। x का जो मान है वो -4 से लेकर के और +2 तक कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। -4 भी ले सकते हैं, +2 भी ले सकते हैं, और इनके बीच का कोई भी रियल नंबर आप यूज कर सकते हैं। के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। बस इतना सा काम है आपको इस इंटरवल के लिए और इस फंक्शन के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। तो रोले की प्रमेय तो तभी सत्यापित होगी ना जब वो इन 3 शर्तों को फॉलो करेगा। तो पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो फंक्शन दिया गया है और जो हमें इंटरवल दिया गया है ये इन तीनों शर्तों पर खरा उतरता है। उसके लिए सबसे पहले देखना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल a, b में। अब देखिए ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट पर कैसा होता है? संतत होता है। ये कोई जबरदस्ती में नहीं कह रहा हूं, आपने कॉन्टिन्यूटी की पूरी एक्सरसाइज की हुई है। इसमें आई थिंक कि 30 के आसपास क्वेश्चन रहे थे और उसमें हमने जगह जगह पर देखा, बहुत सारे फंक्शन आए थे। पॉलिनोमियल फंक्शन था और मॉड्यूलस फंक्शन आपने देखा, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, इस तरीके के बहुत सारे फलन हमने देखे थे जो कैसे आते थे? कॉन्टिन्यूअस आते थे, संतत आते थे। उसी बेसिस पर, क्योंकि वो एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं और इसमें इस तरीके के बहुत सारे फंक्शंस को डील किया हमने, तो उस बेसिस पर ही हम ये कह सकते हैं दैट द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, एक बहुपदीय फलन है। इसलिए दिया गया फलन क्लोज्ड इंटरवल -4, 2 पर कैसा होगा? संतत होगा। समझ रहे? अलग से कॉन्टिन्यूअस है, इसको प्रूव करने का मैथमेटिकल तरीका भी हमारा होता था, लेकिन पूरा वो मेथड हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा मेन जो मकसद है वो ये है रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना। इसलिए कॉन्टिन्यूटी का पूरा कैलकुलेशन करें, डिफरेंशिएबिलिटी का करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं, तो उस बेसिस पर ही हम ये बोल देंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे यहां पर इसके लिए? यहां फलन f ऑफ x अंतराल -4, 2 पर -4, 2 पर संतत है, ठीक है। अच्छा, ये बहुपदीय फलन है। अब दूसरी चीज हमको ये चेक करनी है, ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट चेक किया। सेकंड पॉइंट अवकलनीय है कि नहीं। तो आपने अवकलनीयता का भी पूरा लेसन करा है, उसमें आपने देखा कि जितने बहुपदीय फलन होते हैं, कोई भी बहुपदीय फलन आप याद करके देखें, वो सारे के सारे डिफरेंशिएबल भी आपको मिलते थे। आप चाहें तो कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी उसकी चेक करके भी देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। और वैसे भी एक्चुअली आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो अगर इसको f(x) को मैं y लिख दूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, आपको नहीं लगता ये फंक्शन जो है इट इज क्वाड्रेटिक इन x, बट y की पावर 1 ही है। यहाँ पे x में 2 घातें हैं, y में 1 घात है, और इस प्रकार की इक्वेशन परवलय को ही रिप्रेजेंट करती है। और अगर इसका परवलय बनेगा तो वो हर पॉइंट पर कैसा आएगा? अवकलनीय होगा, क्योंकि उसके किसी भी बिंदु पर कहीं पर भी परवलय में तो कहीं पर भी शार्प कॉर्नर नहीं मिलता ना आपको, तीक्ष्ण किनारे तो मिलते नहीं है, ऐसे नुकीले हिस्से। परवलय में हर जगह आपको स्मूथ कर्व मिलेगा, और अगर हर जगह स्मूथ कर्व मिलेगा तो हर जगह आप उसमें टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसलिए दिया गया फलन अवकलनीय भी होगा, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं फलन f ऑफ x अंतराल
-4,2 पर अवकलनीय है। तो ये दोनों लाइन आपको समझ में आई, ये अवकलनीय क्यों है और ये कॉन्टिन्यूअस क्यों है। आप जानते हैं कोई भी फलन अवकलनीय है, इसके लिए जो सबसे छोटा तरीका हमारा है कि हम उसको चेक कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, उसका सबसे छोटा मेथड ये है, आप सुन लीजिए और पूरी एक्सरसाइज में कहीं पर भी इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए तो जितने पॉलिनोमियल फंक्शन मिलेंगे सब कॉन्टिन्यूअस होंगे। डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा सा मन को ऐसा लगता है कि यार जबरदस्ती लिखे दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं, जबरदस्ती नहीं लिख रहे, वो हम समझ रहे हैं उसको कि एक पैराबोला है और पैराबोला एक स्मूथ कर्व है, हर जगह टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे समझ में तो आ रहा है ना, मेरे समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, इसलिए हम लिखे दे रहे हैं। उसके लिए पूरा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर आप फिर भी ये सोचते हैं या कभी मन में आपके मलाल आता है कि यार हम तो ज़बरदस्ती लिखे दे रहे हैं कि यह अवकलनीय है, तो आप अपने मन को समझा सकते हो और किस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। देखो, जो भी फलन दिया है उसका आप अवकलन कर दो, आप अवकलन कर दीजिए। जैसे f(x) की वैल्यू ये है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2x + 2 मिला। अब ये देखो कि जो इंटरवल आपको दिया गया है -4 से 2 में, क्या ये फलन -4 से 2 के बीच में, क्योंकि ओपन इंटरवल में हमको देखना है, -4 से 2 के बीच में अगर हम x की कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो ये परिभाषित होगा कि अपरिभाषित हो जाएगा। कोई भी वैल्यू आप लिख के चेक करो, -4 और 2 के बीच की, लेकिन क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल में हमको चेक करना है। -4 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू लिख के चेक करो, क्या ये f' परिभाषित रहेगा या अपरिभाषित हो जाएगा? तो आंसर है कोई भी वैल्यू लिख लो, f' परिभाषित ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपरिभाषित हो जाना मतलब इन्फिनिटी हो जाना, कहीं कुछ भी इस तरीके का जो हमारे फंक्शन को अनडिफाइंड कर देगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसलिए फलन अवकलनीय है। फिर ओपन इंटरवल -4,2 पे ये सबसे छोटा तरीका है आपको चेक करने का। आप अपने आप में कभी भी चेक कर सकते हैं। क्या करना है? सबसे पहले फलन को अवकलन कर दो और जो अंतराल दिया गया है उसका ओपन इंटरवल में देखो कि क्या कोई भी वैल्यू अगर हम इस पे रख देंगे तो वो वैल्यू हमारे f' को अपरिभाषित तो ना कर दे कहीं। अगर अपरिभाषित कर देगी कोई भी वैल्यू तो फिर अवकलनीय नहीं होगा, लेकिन अगर अपरिभाषित नहीं कर पा रही कोई भी वैल्यू तो फिर फलन अवकलनीय है। तो ये चेक करने का एक बहुत ही छोटा सा तरीका है, आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ जितने भी फलन दिए जाएंगे लगभग, क्योंकि चेक करना है तो आपको ऐसे दिए ही जाएंगे कि अवकलनीय हो। दूसरी चीज़ एक और हम आपको बता दें, ऐसा हो भी सकता है कि नहीं भी दिए जाएंगे। पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए एक चीज़ और याद कर लें कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं संतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। ये आपको और थोड़ा सा बेनिफिट देता रहेगा। इसके साथ एक चीज़ और बहुत बढ़िया पढ़ी हुई थी आपने कि अगर कोई भी फंक्शन अवकलनीय है तो वो फलन आवश्यक रूप से संतत भी होता है। लेकिन अगर कोई फलन संतत है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फलन अवकलनीय होगा। तो अगर आपने फलन को अवकलनीय सिद्ध कर दिया, अवकलनीय, तो संततता को सिद्ध करने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो फलन डिफरेंशिएबल होगा वो फलन कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, लेकिन जो फलन कॉन्टिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल होगा, ये जरूरी नहीं है भाई। तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। आप अपना पूरा जो पुराना नॉलेज आपने कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में लिया है, पूरा नॉलेज आप झोंक सकते हैं यहाँ पर कि क्या क्या आपने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड, वो सब कुछ लगा सकते हैं। लेकिन अलग से कॉन्टिन्यूटी प्रूव करके दिखाएं हम, पूरा अलग से डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करके दिखाएं, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम तो रोल्स थ्योरम और मेन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना चाहते हैं। अब अगर ये करने बैठेंगे ना, 4 पन्ने का सवाल चला जाएगा आपका। एक पेज पे कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, एक पेज पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे और तीसरे पेज पे जाके आप रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करोगे। उतने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सबसे पहले आपको कॉन्टिन्यूटी पढ़ा दी गई है, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा दी गई है और सब कुछ करने के बाद रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम आ रही है। ठीक है, तो
बस 2 लाइंस पे ऐसा लिखो, काम खत्म। हमको समझ में आया, आपको समझ में आया, जो टीचर कॉपी चेक करेगा ना वो हम आपसे ज्यादा ही होशियार होगा, समझ रहे? वो आपसे तो ज्यादा ही होशियार होगा, वो समझ जाएगा कि आपने क्यों लिखा है उसको। सो आप बिल्कुल परेशान मत हो। थर्ड पॉइंट कि ये चेक करना कि क्या एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के बराबर है। ए की वैल्यू यहां पर कितनी है? ए, इसको ए कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? बी। तो एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ -4। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ ऑफ -4 की वैल्यू निकालो, तो एक्स की जगह -4 लिखोगे, -4 का स्क्वायर करो 16, -4 का लिखोगे -8, -8, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। एफ ऑफ बी निकालो, एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 2, तो x की जगह 2 लिख दो, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, it is again 0. It means we can say that f of a is equal to f of b. Continuous भी है, डिफरेंशिएबल भी है, f of a is equal to f of b भी है, तो रोलिस थ्योरम के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कुछ सी जो कि ओपन इंटरवल -4, 2 को बिलोंग करते हैं, अवश्य होंगे। जिनके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश सी कैसे निकाला जाए? तो आप एफ डैश एक्स निकालो, उसमें एक्स की जगह सी लिख दो। एफ डैश एक्स कितना आएगा? एफ डैश एक्स मतलब अवकल, इसका अवकल गुणांक निकालोगे कितना आएगा? 2x + 2, और उसमें x की जगह c लिख दो, तो 2c + 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे, 2 उधर भेजोगे, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। 2 उधर जाके माइनस होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, c इज इक्वल टू -1। अब देखने वाली बात यह है कि जो ये c आया है, क्या ये c ओपन इंटरवल -4, 2 के बीच में आया है? -4 और 2 के बीच में है क्या? -1। चेक करो, अगर आप नंबर लाइन बनाओगे, दिस इज -∞ +∞ और -4, अगर ये -4 है, थोड़ा सा और इधर से बना देते, ये -4, ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, बस -4 से -2 तक है। अब आप देखो, -4 से -4 से +2, -4 और +2 के बीच में ही हमारा c होना चाहिए। c की वैल्यू कितनी आई है? -1। अब आप देखें, जो -1 है वो -4 से और 2 के बीच में तो पड़ता है, तो हम बोल सकते हैं therefore -1 belongs to -4, 2। इसका मतलब है, या आप लिख सकते हैं स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि जो -1 है वो -4 और 2 के बीच में ही पड़ता है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। इस प्रकार रोले की प्रमेय सत्यापित हो जाती है, ठीक है। अगर ये जो c की वैल्यू आई है ये इसके बीच में नहीं आता, तो हम लिखते हैं कि रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होती है, लेकिन बीच में आया इसलिए रोले की प्रमेय वेरीफाई हो रही है। फिर तो बस इतना सा आपको इन क्वेश्चंस में करते चले जाना है, ठीक है। नोट करिए जल्दी से आप इसे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से अपनी अपनी बुक्स में देखें। जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। रोले का जो थ्योरम है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया गया है, और आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन से फलन में रोले का प्रमेय लागू होगा।
इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं? रोले के प्रमेय का जो विलोम है उसका कन्वर्स होगा उल्टा उसका, क्या उसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? तो बोलेंगे, अभी देखेंगे उसको क्या होता है उसमें। फिलहाल तो हमको ये चेक करना है कि कौन कौन से फलन पर रोले का प्रमेय लागू होता है। अब देखिए, फलन है f(x) इज इक्वल टू बॉक्स x। शायद किसी को याद आ गया हो, इस फलन को क्या बोलते थे? महत्तम पूर्णांक फलन। वेरी गुड, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, आप याद करें कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? कॉन्टिन्यूअस होता था? नहीं होता है कॉन्टिन्यूअस से। क्यों नहीं होता है? अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे ना, देखो मैं आज आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं और देखो कि कैसे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता ये। इसके ग्राफ के लिए इधर की तरफ x ले लेंगे और इधर y ले लेंगे। 5 से 9 के बीच में ही केवल मुझे चेक करना है, तो मैं यहां पर 5 ले लेता हूं, यहां 6, 7, 8, 9 और f(x) बॉक्स x यहां पर भी 5, 6, 7, 8 और यहां पर 9। ठीक है, आप बॉक्स x में याद करें, अगर मैं इस जगह पर 5 लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5। अगर मैं 5.1 लिखूंगा तो क्या आएगी? 5। वेरी गुड। अगर हम 5.3 लिख देंगे तो भी 5। कब तक 5 रहेगा? 5.9999 तक, 6 से जस्ट पहले तक इसका मान कितना रहेगा? 5 ही आएगा। याद आ रहा है ना सबको? तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो x बराबर 5 के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5। 5.1 के लिए भी 5, ग्राफ इससे ऊपर नहीं जाएगा। 5.2 के लिए भी 5। कहने का मतलब यूं कि 5 से 5.999 तक, 6 से जस्ट एक स्टेप पहले तक वैल्यू 5 ही रहेगी, उसके 5 ही रहेगी, मतलब ग्राफ ऐसा चलेगा। अगर वैल्यू 5 से थोड़ी ज्यादा होती तो ग्राफ ऊपर की तरफ चलता, लेकिन क्योंकि 5 से लेकर के और 6 से जस्ट पहले तक वैल्यू 5 ही रहती है तो 5 ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी वैल्यू उसकी। 6 पर आते ही 5 की केवल जस्ट पहले तक 5 रहती है। जैसे ही हम x की जगह 6 लिखेंगे f(x) तुरंत 6 हो जाएगा। इसलिए यहां पर जाकर हम ऐसा एक सर्कल बना देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 पे जाके इसकी वैल्यू 5 के बराबर नहीं अब आएगी। 6 जैसे ही रखोगे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 6। अब 6.1 के लिए भी कितनी रहेगी? 6। 6.2 के लिए भी 6। 6.3 के लिए भी 6। कब तक? 7 से जस्ट एक स्टेप पहले तक 6 ही रहेगी। और जैसे ही आप 7 पे पहुंचोगे फिर वो 6 नहीं रहेगी, वो 7 हो जाएगी वैल्यू। तो 7 के सामने आ जाएंगे, फिर यहां पर 7 के सामने। अब 7 से 8, 7 से लेकर 8 के जस्ट पहले तक वो वैल्यू 7 के बराबर ही आएगी। 8 पे जाकर के वो वैल्यू सीधे सीधे तुरंत 8 के बराबर आ जाएगी ये, और 9 से जस्ट पहले तक 8 ही रहेगी, इस तरीके से। तो ये ग्राफ आता है। 5 पे 5 होगी पर 6 पे 5 नहीं होगी, 6 पे 6 हो जाएगी। 6 पे 6 रहेगी पर 7 पे 6 के बराबर नहीं आएगा, 7 पे वैल्यू 7 हो जाएगी। इसलिए बॉक्स x का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ इस तरीके का बनता है। इसके एक तरफ तो डॉट बनेगा और एक तरफ ये सर्कल बनेगा। डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 5 पर वैल्यू 5 है, लेकिन इस सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 6 पर वैल्यू 6 नहीं है। याद आ रहा है आपको? ये हमने पहले भी किया है इसको। तो ये ग्राफ बनता है। अब क्योंकि आपने ग्राफ बना लिया है, इसलिए देखकर बताइए कि क्या दिया गया फलन क्लोज्ड इंटरवल 5 to 9 में संतत है?
संतत होने का क्या मतलब है? क्या बिना पेन उठाए यहां से ग्राफ को आप ऐसा पूरा बनाते जा सकते हैं? बताइए, नहीं बना सकते। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं फलन f अंतराल 5,9 में संतत नहीं है। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। अब रोले की प्रमेय में 3 शर्तें होती थी। फलन को संतत हो चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, f ऑफ a f ऑफ b के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें फॉलो होंगी तो आगे का प्रोसीजर लगेगा ना। अब हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। अब अच्छा ये मुझे बताओ, आगे 2 चेक कर ले हम और ये फॉलो हो भी जाए तो क्या रोल्स थ्योरम लगा पाओगे आप? नहीं लगा सकते ना, तो आगे की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको चेक करने की। तो दिया गया फलन अंतराल 5,9 में संतत नहीं है, अतः रोले की प्रमेय दिए गए फलन में लागू नहीं हो सकती। मेरी बात को समझ आ रही ना भाई? आगे अगर आप ये 2 चीजें चेक भी कर लो कि f ऑफ a तो f ऑफ b के बराबर है और अवकलनीय है कि नहीं है, अगर ये दोनों चीजें आप चेक भी कर लो और मान लिया कि फॉलो कर भी गई, तो क्या रोले की प्रमेय आप लगा सकोगे? आप लगाओ तो फिर भी नहीं सकोगे ना। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है ना। रोले की प्रमेय तो तब लगेगी जब तीनों शर्तें पूरी होंगी। एक शर्त पूरी ना हो बाकी 2 पूरी हो जाए तो रोले की थ्योरम लग जाएगी क्या? नहीं लग सकते। तो फिर क्या आवश्यकता है आगे चेक करने की? आपको बताइए, कोई जरूरत है कि आप पूरी मेहनत भी कर डालो और इसके बाद लिखना आपको यही है कि रोले की प्रमेय दिए गए फलन में लागू नहीं होती? तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या यार, है ना? तो आप सीधे सीधे यहाँ क्या लिख दो, अतः दिए गए फलन में रोले की प्रमेय लागू नहीं होती। अतः दिए गए फलन में रोले की प्रमेय, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि फिर भी मुझे अवकलनीय के बारे में कुछ बात बताई जाए, देखो मैं बताऊंगा आपको, अवकलनीयता के बारे में भी मैं बात करूंगा। देख लीजिए, अगर आपको लगता है अवकलनीयता की क्या शर्त होती है, ग्राफिकली अगर आप उसको देखते हैं तो उसके हर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकना चाहिए। समझ रहे हैं? चलिए चेक कर लीजिए। ये कर्व है, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? कर सकते हैं, ऐसा खींच देंगे मिला के इसको। यहां पर ड्रॉ कर सकते हो। क्या यहां पर ड्रॉ कर सकते हो? एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है। इन किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर इन बिंदुओं पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते अर्थात इन बिंदुओं पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, तो फलन अवकलनीय भी नहीं है ये वाला। समझ आया कुछ आपको? नहीं आ रहा है? आ रहा है। फलन को कैसा होना चाहिए रोले की थ्योरम अप्लाई करने के लिए? संतत होना चाहिए, है क्या? नहीं है। अवकलनीय होना चाहिए, है क्या? क्यों? बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पर हम स्पर्शरेखा खींच नहीं सकते, तो उन बिंदुओं पर दिया गया फलन अवकलनीय भी नहीं है। समझ आ गया? अब f ऑफ a f ऑफ b के बराबर है क्या? फलन अवकलनीय नहीं है, लिखे दे रहे हैं। अच्छा, ताकि आपको ये ना लगे कि बस एक ही चेक किया और टहला दिया कि कह दो कि लागू नहीं होगी प्रमेय। देख लो आप, फलन f अंतराल 5,9 में अवकलनीय नहीं है। समझ में आ गया अवकलनीय क्यों नहीं है? ठीक। अब तीसरी चीज बाकी रहेगी, f ऑफ a f ऑफ b के बराबर है क्या? a का मान कितना है? 5, b का मान कितना है? 9। तो f ऑफ a निकालो, f ऑफ 5 निकालो। f ऑफ 5, यहां 5 लिखोगे वैल्यू कितनी आएगी? 5। f ऑफ b अर्थात f ऑफ 9 निकालो, यहां 9 लिखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 9। f ऑफ a
एफ ऑफ बी के बराबर भी नहीं है। हे भगवान, कोई शर्त पूरी नहीं हो रही यार। 3 की 3 शर्तें हैं, कोई एक भी पूरी हो जाती सही था, एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो आप क्या लिख सकते हो? रोले के प्रमेय लागू नहीं हो सकती। अभी आप क्या करोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, और ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, और सबसे बाद में जाके ये लिखोगे। अतः रोले के प्रमेय दिए गए फलन में रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। समझ आ गया सभी को? इसमें एक चीज और बोल रहे हैं, इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं? देख लेते हैं रोले के प्रमेय का विलोम होता क्या है। पहले इसको देख लेते हैं। हम इसको साफ कर दें क्या? आपको दिमाग में तो है सारी चीजें, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, और इस जगह पर मैं बताता हूं कि रोले की प्रमेय का विलोम क्या होगा। रोले की प्रमेय पूरी आपने पढ़ी है, उसका विलोम कर दो, उसका उल्टा कर दो। उल्टा ऐसे कर दो, उल्टा आप ऐसे कर दो कि जैसे रोले की प्रमेय पहले 3 शर्तें होती थी, 3 कंडीशन होती थी रोले के प्रमेय में, और इसके बाद हम ये देखते थे कि एफ डैश सी का मान कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब रोले के प्रमेय को कन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दो आप। कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा कि यदि किसी फलन, जैसे कोई ये इंटरवल दिया गया है हमको, ये हम नोट कर ले पहले। एक फलन है, क्लोज्ड इंटरवल a टू b से r में एक फंक्शन है, और उस फलन में यदि कोई पॉइंट c आपको ऐसा मिले जो ओपन इंटरवल a, b में पड़ता है, तथा जिसके लिए f डैश c की वैल्यू 0 हो, तब f डैश c की वैल्यू 0 हो, तब तीन चीजें होनी चाहिए। उल्टा लिख रहे हैं हम उसका। अगर ऐसा है तो 3 चीजें होनी चाहिए कि f को क्लोज्ड इंटरवल a, b में कैसा होना चाहिए, संतत। f को ओपन इंटरवल a, b में अवकलनीय होना चाहिए, और f ऑफ a की वैल्यू उस समय f ऑफ b के बराबर होनी चाहिए। जस्ट रोलेस थ्योरम का उल्टा लिखा है मैंने कि अगर कोई फलन आपके पास ऐसा है जिसमें ओपन इंटरवल a, b में एक ऐसा बिंदु आपको मिल जाता है जिसके लिए f डैश c का मान कितना है, 0 के बराबर है, उस वक्त अगर ये होगा तो जरूर वो फलन क्लोज्ड इंटरवल में संतत होगा, ओपन इंटरवल में अवकलनीय होगा। f ऑफ a और f ऑफ b आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 5 से 9 के बीच में, 5 से 9 के बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पर ये फलन अवकलनीय नहीं है। 5 से 9 के बीच में अगर आप चेक करने जाओ तो अगर f डैश सी आपको 0 मिल भी जाए, कभी मिल भी जाए अगर, तो ये तो कभी नहीं होगा ना। बाई चांस 5 से 9 के बीच में एक ऐसा पॉइंट आपको मिल गया जहां पर जो फलन है वो x अक्ष के कैसा हो गया, समांतर। देखो भैया, अगर यहां पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे इस पॉइंट पर, तो वो स्पर्श रेखा ऐसी तो आएगी। ये स्पर्श रेखा x अक्ष की कैसी है समांतर, ठीक है। ये शर्त पूरी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई शर्त पूरी। भाई इसका क्या मतलब है
कि पॉइंट पर स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर होनी चाहिए, कल से मैं बता रहा हूं इसको। तो अगर मैं इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ड्रॉ करूंगा तो ये स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर आ गई कि नहीं आ गई? तो ये कंडीशन तो हो गई। अगर ये शर्त पूरी हो गई, इसका मतलब है ये भी पूरी होना चाहिए। तो क्या ये पूरी हो रही है? क्या फलन आपका संतत हो गया? अभी भी नहीं संतत हो रहा है। क्या फलन अवकलनीय हो गया? नहीं होगा 5 से 9 के बीच में। क्या आपका एफ ऑफ ए का मान एफ ऑफ बी के बराबर हो गया? अभी भी नहीं होगा। इसका मतलब है दिया गया जो फलन है दिए गए अंतराल पर, उसका जो विलोम होगा ना, वो भी लागू नहीं होता। थोड़ा सा इसको समझने की आपको आवश्यकता है, गहराई से आप सीखिए इसको कि रोल्स थ्योरम जैसी आपने पढ़ी थी, अब उसके विलोम के बारे में बात कर रहे हैं, उसके उल्टा के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले ये शर्तें दी जाती थी तो ऐसा होना चाहिए। अब अगर इसका विलोम आप देखोगे तो अगर ये हो रहा है तो ये जरूर होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि 5 से 9 के बीच में, 5 से 9 के बीच में बहुत सारे ऐसे बिंदु हमें वक्र पर मिल जाएंगे जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर आएगी। बहुत सारे ऐसे बिंदु मिलेंगे जिन पर जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक्स अक्ष के समांतर भी आ जाएगी। लेकिन ऐसा हो जाने के बावजूद भी क्या आपका फलन 5 से 9 में संतत हो पाएगा? क्या आपका फलन ओपन इंटरवल 5 से 9 में अवकलनीय हो पाएगा? क्या नहीं हो रहा है। इसका मतलब है दिए गए फलन का दिए गए अंतराल पर रोले की प्रमेय का विलोम भी सत्य नहीं है। शर्त विलोम सत्य कब हो जाता? कि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है अगर, तो फलन कैसा हो जाता? संतत भी होता, अवकलनीय भी होता, एफ ऑफ बी के बराबर भी हो जाता। अब हम देख रहे हैं कि 5 से 9 के बीच में बहुत सारे बिंदु हैं जहां पर एफ डैश सी का मान 0 है, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। तो ये तो है, पर उसके बावजूद भी हमारा फलन संतत नहीं हो रहा है, अवकलनीय नहीं हो रहा है हर जगह पर, और हर जगह एफ ऑफ ए का मान एफ ऑफ बी के बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है रोले की प्रमेय का विलोम भी सत्य नहीं है। दिए गए फलन के लिए दिए गए अंतराल पर रोले की प्रमेय का विलोम एप्लीकेबल नहीं है, लागू नहीं होता। आप यहीं पर मैं लिखे दे रहा हूं, यहां पर लिखेंगे fx is equal to box x where x belongs to 5,9 पर ऐसे बहुत से बिंदु हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जिन पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हर बार वो एक्स अक्ष के कैसी आएगी? समांतर ही आएगी। जिन पर बहुत से बिंदु हैं जिन पर एफ डैश सी क्या है? 0 है। परंतु फिर भी एफ क्लोज्ड इंटरवल 5,9 में संतत नहीं है। एफ ओपन इंटरवल 5,9 में अवकलनीय नहीं है। एफ ऑफ 5 की वैल्यू एफ ऑफ 9 के बराबर नहीं है। तो हमको इस फलन में इस अंतराल पर बहुत से ऐसे बिंदु मिले जिन पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे जाके तो वह समांतर होगी एक्स अक्ष के, परंतु उसके बावजूद भी हमें यह संतत नहीं मिल रहा है, अवकलनीय नहीं मिल रहा है, एफ ऑफ 5 का मान एफ ऑफ 9 के बराबर नहीं मिल रहा है। इसलिए दिए गए फलन में रोले की प्रमेय का विलोम सत्य नहीं है।
बउआ हो, क्या आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है भाई? आई है समझ में? ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है, इसमें आपको क्या लगता है? क्या इसको अब हमें बताने की जरूरत है? सेम यही चीज तो है, इसलिए इसको सभी बच्चे खुद अपने आप से करिए। यही चीजें लिखते चले जाना है आपको, ठीक है? इस वाले फलन को चेक कर लेते हैं, थर्ड पार्ट जो आपका है। थर्ड पार्ट पे क्या करेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो रोले के प्रमेय लागू होगा कि नहीं होगा, ये हमको चेक करना है। चलिए, सबसे पहले आप देखो, जो फलन है f, अंतराल 1,2 में संतत है। देखो, हमने ये क्यों लिख दिया कि क्लोज इंटरवल 1,2 में संतत है? क्योंकि एक बहुपद फलन है और बहुपद फलन अपने हर पॉइंट पर कैसा होता है? संतत, इसलिए लिख दिया हमने। f अंतराल 1,2 में अवकलनीय है कि नहीं है? बताओ जल्दी से, किस आधार पर कह सकते हो? पहली बात तो बहुपद फलन है, और बहुपद फलन ज्यादातर या सभी संतत के साथ अवकलनीय भी होते हैं। दूसरा, इस आधार पर भी कि अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? 2x, और वो जो 2x आएगा वो इस इंटरवल का कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो अपरिभाषित नहीं होगा। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि फलन कैसा है? अवकलनीय है। अब जरा f ऑफ a का मान निकालो। f ऑफ a की वैल्यू का मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू, x की जगह 1 लिखोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। f ऑफ b की वैल्यू निकालो, अर्थात f ऑफ 2 का मान, x की जगह 2 लिखोगे, 2 दूना 4 माइनस 1 3। अब यहां पर आप देखो, f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। अब देखिए कितना अजीब है ना, फलन संतत भी है, अवकलनीय भी है, लेकिन f ऑफ a का मान f ऑफ b के बराबर नहीं है। और रोले के प्रमेय लगने के लिए तो तीनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। इसमें तो 2 कंडीशन तो फुलफिल हो रही हैं, तीसरी शर्त बिगड़ गई, जाके डिस्टर्ब हो गई। तो क्या आप रोले के प्रमेय लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहां पे लिख देंगे, इसलिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट दिए थे, किसी भी पार्ट में रोले का थ्योरम एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा है, वेरीफाई हो ही नहीं रहा है ना। विलोम वाली बात के लिए हमने बहुत सिंपल तरीके से आपको एक चीज बता दी है। जो वक्र आपका दिया गया है, उस वक्र में जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। आपको 1 और 2 के बीच का पॉइंट देखना है केवल, उससे इधर उसके उधर तो नहीं देखने। 1 कहां पर पड़ता है? यहां। 2 बाई चांस यहां पर जाएगा या और आगे पड़ेगा, हम इसके और डिटेल में इसकी जानकारी निकालेंगे तो हमको मिल जाएगी, लेकिन हम ऐसे ही देख ले रहे, ये 1 और ये 2 मिल जा रहा है। अगर परवलय ऐसा बनेगा जिसका शीर्ष y एक्सिस पर होगा, तो केवल यही वो बिंदु है जिस पर आप जब स्पर्श रेखा खींचोगे तो x अक्ष के कैसी आ जाएगी। लेकिन आपको इस बिंदु पर तो खींचना नहीं है, आपको जो बिंदु दिए जा रहे हैं वो 1 से 2 के बीच के दिए जा रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक के। आप खुद देख लो ना, यहां से यहां तक बीच में क्या कोई पॉइंट आपको मिलेगा जिस पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो x अक्ष के समांतर आ जाएगी? नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने लिखा है कि दिए गए वक्र पर कोई भी बिंदु C जो कि 1,2 के अंदर रहेगा, ऐसा है ही नहीं जिसके लिए f' का मान क्या हो जाए? 0। इसलिए रोले के प्रमेय का विलोम इसमें लागू ही नहीं हो रहा है। यही जब फुलफिल नहीं हो रहा है तो इनको चेक करने का मतलब ही नहीं बनता। रोले की प्रमेय लागू ही नहीं हो रही है उसको, ठीक है? ये हमने समझाने की कोशिश की है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, यदि फलन f क्लोज्ड इंटरवल -5 to 5 -5, 5 से R में एक
संतत फलन है इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इस जगह पर क्या होना चाहिए? अवकलनीय फलन होना चाहिए। अवकलनीय फलन है और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, मतलब कोई भी बिंदु आ जाए पर उस बिंदु पर f डैश x का मान 0 के बराबर नहीं है, तो सिद्ध करिए कि f ऑफ -5 जो होगा वो f ऑफ +5 के बराबर नहीं होगा। यह आपको प्रूव करके देना है। देखिए, इस फलन के बारे में बताया गया कि कैसा फलन है? अवकलनीय है। यहां लिखेंगे क्योंकि फलन f अंतराल -5,5 में अवकलनीय है, इसलिए फलन f अंतराल क्लोज इंटरवल -5,5 में संतत होगा। अब देखो, अवकलनीय कहने का मतलब क्या निकलता है कि अगर ये फलन इस इंटरवल पे अवकलनीय है तो ये फलन इस इंटरवल पे भी कैसा होगा? संतत। क्योंकि हमने पढ़ा है जो फलन अवकलनीय होते हैं वो फिर संतत भी होते हैं। उन्होंने बोला ये कि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य के बराबर नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। f डैश x किसी भी बिंदु पर 0 के बराबर नहीं है, तो सिद्ध करिए कि f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। क्यों ना हम एक काम कर लें, मान लेते हैं कि f ऑफ -5 की वैल्यू f ऑफ +5 के बराबर है। मान लेते हैं, माना f ऑफ 5 इज इक्वल टू f ऑफ -5 इज इक्वल टू f ऑफ 5। ये हमने क्या कर लिया? मान लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये फलन इस इंटरवल पे अवकलनीय है, ये फलन इस इंटरवल पे संतत है, और f ऑफ -5 का मान f ऑफ +5 के बराबर है, ये हमने मान लिया है। क्वेश्चन में नहीं दे रहा, ये हमने माना। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो रोले का प्रमेय हम लगा सकते हैं। इसलिए अंतराल -5,5 में कुछ बिंदु C ऐसे अवश्य हैं जिन पर f डैश C किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। समझ रहे हैं हमारी बात? अब क्योंकि ये तीनों शर्तें पूरी हो गई हैं तो रोले की प्रमेय से, इसलिए रोले की प्रमेय से अंतराल -5,5 में कुछ बिंदु C ऐसे अवश्य हैं जिन पर f डैश C कैसा होगा? 0। ये तो रोले की प्रमेय हो गई, लेकिन ऐसा कब हो सकता है? जब ये दोनों बराबर होंगे। परंतु क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये कभी भी 0 के बराबर नहीं है। परंतु f डैश C इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? प्रश्नानुसार प्रश्न ही हमारा कह रहा है कि f डैश x का मान किसी भी बिंदु पर 0 के बराबर नहीं है। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। f डैश C अगर 0 है, ऐसा कब होगा? जब ये एक दूसरे के बराबर होंगे। समझ रहे हैं? अवकलनीय भी है, संतत भी है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तभी तो 0 होगा। लेकिन अगर ये 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। फिर से आप ध्यान से देख लीजिए, ये अवकलनीय है प्रश्नानुसार, इसको तो हम अपने आप से बदल नहीं सकते ना। ये संतत है प्रश्नानुसार। क्यों?
क्योंकि जो फलन अवकलनीय होते हैं वो संतत भी होते हैं। ये चीज हमने मानी है, ये चीज हमने मानी है। अगर ये होता तो एफ डैश सी 0 हो जाता ना, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक एफ डैश सी का मान 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। फिर therefore we can say that f of 5 is not equal to f of 5। आप ये भी सोच सकते हो, आप ये भी सोच सकते हो कि अगर प्रश्न के मुताबिक ऐसा नहीं है तो आपने इसी के बारे में क्यों बोला कि तो फिर ये भी बराबर नहीं हो सकता। आप इसके बारे में भी तो बोल सकते थे कि अवकलनीय नहीं हो सकता, आप इसके बारे में भी तो बोल सकते थे संतत नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि प्रश्न ने ही हमको दिया हुआ है, हम प्रश्न को तो बदल नहीं सकते ना, हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, जो हमने माना है हम उसको बदल सकते हैं, तो इसको तो हम बदल ही नहीं सकते। लेकिन अगर किसी भी बिंदु पर एफ डैश एक्स का मान 0 नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों चीजों में से कोई एक शर्त नहीं फॉलो हो रही होगी, तभी ऐसा नहीं हो रहा है। अब इन तीनों चीजों में से दो शर्तों को तो हमने बनाया नहीं है, इन दो को तो क्वेश्चन ही हमको दिया है, जिसको हमने माना है हम उसी के बारे में बोल सकते हैं, तो फिर जरूर यही गलत होगा। हमारा मानना इसका मतलब गलत है। तो हमने माना क्या है कि एफ ऑफ -5 एफ ऑफ +5 के बराबर है, यही गलत है फिर तो, और यही गलत है, इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। बस इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो या आप यहां पर मध्यमान प्रमेय भी लगा सकते थे। बउआओ देखो बेटा, हम इस चीज को ना मध्यमान प्रमेय से भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। आप ये एक आर्ग्यूमेंट ले सकते हो, हम इसी चीज को मीन वैल्यू थ्योरम से आपको दिखा सकते हैं। कैसे? थोड़ा गौर कीजिएगा। जब आप मीन वैल्यू थ्योरम से दिखाओगे, ये हमने रोले की तरफ से दिखाया, अब आप एमवीटी से अगर दिखाने जाओगे ना तो कैसे करोगे? सुनो ध्यान से। अवकलनीय है, संतत है, और एफ ऑफ ठीक है, आप एक काम करो, क्वेश्चन के मुताबिक प्रश्नानुसार एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0। प्रश्न के मुताबिक किसी भी बिंदु पर एफ डैश एक्स का मान 0 नहीं है, तो एफ डैश सी का मान भी 0 के बराबर नहीं है। क्या आप बता सकते हैं मध्यमान प्रमेय से एफ डैश सी का मान कितना आता था? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0। एफ ऑफ बी की जगह पर क्या लिखोगे? एफ ऑफ 5। एफ ऑफ ए की जगह पर क्या लिखोगे? 5 माइनस माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 10 बन गया, ये 10 उधर 0 के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। यह आएगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 10 उधर जाके 0 के साथ 0 हो गया, इज नॉट इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दीजिए आप। यही तो सिद्ध करना था। तो आप रोले के थ्योरम से जाओगे, थोड़ा सा आर्गुमेंट देना पड़ेगा आपको। मध्यमान प्रमेय से जाओगे, सीधे सीधे ये कैलकुलेशन करके दे देना है आपको। अभी भी नहीं समझ आया? क्यों भाई? रोले की प्रमेय से भी आप इसको दिखा सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा ये अगर होगा तो इसको बराबर 0 होना पड़ेगा। क्वेश्चन के मुताबिक ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता, अर्थात ये दोनों बराबर भी नहीं हो सकते। हम ऐसे भी जा सकते हैं, और हम चाहें मध्यमान प्रमेय से भी लगा सकते हैं इसको, इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल क्लोज इंटरवल a कॉमा b में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहां a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 4 है। मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है, ठीक है, फिर से चेक करिए। देखो एफ एक्स किस प्रकार का फलन है? बहुपद फलन है, इसलिए दिया गया फलन कैसा होगा? संतत। फलन f अंतराल a कॉमा b अर्थात 1,4, a कॉमा b है ना, 1,4 में कैसा है? संतत है।
दूसरा फलन f अंतराल 1,4 में अवकलनीय है। अवकलनीय ये हमने क्यों लिख दिया? वैसे पॉलिनोमियल फंक्शन अवकलनीय भी होते हैं, इस आधार पर लिख दिया। अब आप f ऑफ a की वैल्यू निकाल के दिखाओ। f ऑफ a का मतलब f ऑफ 1। f ऑफ 1 कैसे निकलेगा? x की जगह 1 लिखने से 1 माइनस 1 गुणे 4 करोगे 4 माइनस 3 माइनस 6। f ऑफ b निकालो। f ऑफ b का मतलब f ऑफ 4। x की जगह 4 लिखना पड़ेगा, 4 चौके 16 माइनस 4 चौके 16 माइनस 3, ये कैंसल हो जाएगा -3। f ऑफ a का मान आप देखो f ऑफ b के बराबर नहीं है, तो मध्यमान प्रमेय तो लगा सकते हैं। इसलिए कुछ c जो कि ओपन इंटरवल 1,4 को बिलोंग करते हैं अवश्य होंगे जिनके लिए f डैश c की वैल्यू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के बराबर आएगी। f डैश c कैसे निकालोगे आप? पहले f डैश x निकालो और उसमें x की जगह c लिख दो। f डैश x कितना आएगा? 2x माइनस 4, उसमें x की जगह c लिख दो, 2c माइनस 4। f ऑफ b की वैल्यू देखो कितने लिखेंगे, माइनस f ऑफ a की वैल्यू -6 अपॉन b माइनस a 4 माइनस 1। ये 2c माइनस 4 इज इक्वल टू -3 प्लस 6, -3 प्लस 6 अपॉन 3, -3 प्लस 6 अपॉन 3, 2c माइनस 4, ये बेटा 3 अपॉन 3, मतलब ये क्या हो गया 1, ये उधर भेजेंगे हम इसको। 2c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5/2, 5/2 या हम क्या लिख सकते हैं 2.5। अब ये देखने की बात है क्या ये ओपन इंटरवल 1,4 को बिलोंग करता है? स्पष्ट है कि c जिसकी वैल्यू 2.5 है ये ओपन इंटरवल 1,4 को बिलोंग करता है। 1 और 4 के बीच में ही तो 2.5 आता है, 1 और 4 के बीच में तो 2.5 आता है ना, इसलिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। इस प्रकार मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। और क्योंकि इसी टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, इसलिए उसको अब हम नहीं करेंगे, उसको आप खुद करेंगे। फंक्शन हम लिखे दे रहे हैं x³ माइनस 5x² माइनस 3x, where x belongs to the interval a comma b and a is equal to 1, b is equal to 3। मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a कॉमा b में फलन ये है f डैश c इज इक्वल टू 0 के लिए c बिलोंग्स टू 1,3 को ज्ञात कीजिए। वो तो ज्ञात करेंगे ही हम लोग जब मध्यमान प्रमेय सॉल्व करेंगे, ये आपको खुद ब खुद करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से ही सॉल्व करना है। ये बताएं, ये वाला समझ में आ गया ना आप सभी को? ठीक है, तो इसी तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।